आप सभी दर्शकों को 14 जनवरी यानी कि जो आपका खिचड़ी का त्यौहार आज के दिन है, इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, खिचड़ी को कहीं-कहीं लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो स्पेशली इस त्यौहार को खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं, जो कि 14 जनवरी को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, महाकुंभ भी लगा है इस बार। तो महाकुंभ में जाइए और स्नान कीजिए और अपने अंतरात्मा को जो है कृतार्थ कीजिए, ईश्वर की उपासना करके। तो ये था 14 जनवरी की बधाई। और देखिए, अब हम चर्चा करेंगे आज के सभी करेंट पर्सन पे। देखिए, इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी समिति के लिए बिग डेटा में शामिल हुआ। तो देखिए, ये देश अपना भारत ही है। याद रखिएगा, भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी समिति के बिग डेटा में शामिल हुआ है। और भारत को संयुक्त राष्ट्र की बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर समिति में शामिल किया गया है। और ये समिति बिग डेटा का उपयोग करके आधिकारिक सांख्यिकियों और सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी पर काम करती है। अगला है कि हाल ही में किसे पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो क्रिकेट टीम है आईपीएल की पंजाब किंग्स, इसके कैप्टन बनाए गए हैं श्रेयस अय्यर। देखिए, श्रेयस अय्यर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ विशेष पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए, जो आईपीएल 2025 का अभी हाल ही में मेगा नीलामी हुआ था नवंबर 2024 में, इसमें श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स की टीम ने 26.75 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 3.17 मिलियन डॉलर में खरीदा था। डॉलर छोड़ दीजिए, आप रुपए में ही याद रखिए। 26.175 करोड़ रुपए में जो है पंजाब किंग्स की टीम ने श्रेयस अय्यर को खरीदा था आईपीएल 2025 के लिए, जो है नवंबर 2025 की नीलामी में। और ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे जिनको खरीदा गया था। और ये डील इन्हें ऋषभ पंत के 27 करोड़ के अनुबंध के बाद, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से था, आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे महंगा खिलाड़ी इनको बना दिया। यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार आईपीएल की नीलामी में कौन थे? ये थे आपके ऋषभ पंत, जिनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और उसके बाद दूसरे खिलाड़ी कौन थे? श्रेयस अय्यर थे, जिनको पंजाब किंग्स की टीम ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो ये दो और भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल गए, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है, माउंट ईबू किस देश में है जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट हो गया अभी हाल ही में? तो देखिए, माउंट ईबू इंडोनेशिया में है और इसमें जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ काफ़ी भीषण था। देखिए, माउंट ईबू ये उत्तर मलुक इंडोनेशिया में स्थित है। 11 जनवरी 2025 को इसमें विस्फोट हुआ, जिससे 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और ज्वालामुखी लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया। यानी कि इस पर्वत से जो विस्फोट हुआ, 2 किलोमीटर तक इससे लावा निकला और 4 किलोमीटर ऊंचाई, बहुत होता है ये। तो 4 किलोमीटर ऊंचाई तक चारों तरफ राख ही राख फैला था इस विस्फोट के बाद। तो माउंट ईबू इंडोनेशिया के, याद रखिएगा, उत्तर मलकू में स्थित है। और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से संबंधित, पर्वतों से संबंधित, कौन सा पर्वत, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित है, और ख़ास तौर से इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ हो। चौथा है कि हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया? देखिए, आजकल हर जगह पे यही छाया हुआ है, जेड मोड़ सुरंग। तो देखिए, जेड मोड़ सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और देखिए, सुरंग के बारे में बात करें तो ये 6.5 किलोमीटर लंबा है, द्विदिशा है यानी कि बाई डायरेक्शनल सुरंग है। और ये सुरंग लगभग 8652 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और ये जो है गगनगिर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को जोड़ती है। हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों को बाईपास करते हुए यात्रा समय को 2 घंटे से घटाकर मात्र 15 मिनट में ये कर देती है। यानी कि 2 घंटे का रास्ता 15 मिनट का हो गया है इस जेट मोड़ सुरंग बनने से। और ये जेट मोड़ सुरंग परियोजना 2015 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत शुरू की गई थी और 2400 करोड़ की लागत से लगभग पूरी हुई है। देखिए, कहीं कहीं 2700 करोड़ भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 2400 करोड़ से अधिक की राशि इसमें लग गई है, ऐसे इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। बाकी मेन चीज़ है कि जेट मोड़ सुरंग जो है 6.5 किलोमीटर लंबी है, बाई डायरेक्शनल है। और ये लगभग जो है 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है ये? श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर।
इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और पांचवा कि हाल ही में किसने कुंभवाणी एफएम चैनल का उद्घाटन किया, जो कि महाकुंभ 2025 के अनुभव को समृद्ध करेगा। तो देखिए योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कुंभवाणी एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया है। और इसमें कुंभ मेले के बारे में सारी अपडेट मिलती रहेगी कि कब क्या है, कब क्या नहीं है, कब भीड़ लगी है, कब कैसे क्या कौन कौन आया उद्घाटन करने, ठीक है। तो सारे अपडेट मिलते रहेंगे कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज एफएम चैनल पे। ये ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जो है इस चैनल को लॉन्च किया गया है। और छठवां कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के अनाकापल्ली जिले के पुदीम दका विशाखापट्टनम के पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। तो देखिए पीएम मोदी ने जो है आंध्र प्रदेश राज्य के अनाकापल्ली जिले के पुदीम दका विशाखापट्टनम के पास एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। और ये हब जो है भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, जो कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का लीडरशिप कौन करेंगे। तो देखिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे कहाँ पर 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। और ये समारोह महत्वपूर्ण है क्योंकि कूटनीतिक अवसर है। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। और जयशंकर की यात्रा भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों को चिन्हित करती है। आठवां की इनरोड यानी कि इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना किससे संबंधित है। तो देखिए नाम से ही लग रहा है कि रबर से संबंधित होगा, लेकिन ये कैसा रबर, प्राकृतिक रबर जो है यानी कि नेचुरल रबर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है इनरोड परियोजना। अगर देखिए ये फुल फॉर्म ना दिया हो एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इन रोड लगेगा कि रोड से संबंधित है। तो इन रोड का मतलब है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना। ये प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। और ये पहल रबर किसानों के कौशल विकास और मॉडल अवसंरचना स्थापित करने पर केंद्रित है, जिसमें टायर उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों का समर्थन शामिल है। और ये कृषि और विनिर्माण के बीच एक अनोखे सहयोग को दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि इनरोड परियोजना प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। और नवा है, हाल ही में किसने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो देखिए इस भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल कौन है, ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इन्होंने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में आधिकारिक तौर पर भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत की क्लीन टेक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। और 10वां है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष ओपी सिंह बन गए हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इंडियन पुलिस फाउंडेशन क्या है, ये एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो कि पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करती है। और ओपी सिंह जो है ये 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनको इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र इससे जुड़ते रहें और चैनल ग्रो करता रहे और आपका जो है पढ़ाने का ये सिलसिला चलता रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।